अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। पहलगाम को बुनियाद बनाकर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ाई गई और 9 मकामात जो सिविलियन मकामात थे उनके ऊपर जो कह लें कि हमले किए गए, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। इसका आपने इब्तदाई रिस्पॉन्स तो देख लिया, पाकिस्तान ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने इतना अच्छे से उस पूरे टाइम पीरियड में प्ले किया और सरहदों की हिफाजत की। इसी टाइम पीरियड में हमने देखा कि LOC हो या इसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहाँ पर भी भारी फायरिंग की गई इंडिया की जानिब से, जिसका पाकिस्तान ने इस नोयत का जवाब दिया कि दुश्मन की तोपें बिल्कुल खामोश होकर रह गई। आज हम पहुँचे हैं ये पूंछ हजीरा रावलाकोट ये इलाका है। यहाँ पर जनाब इब्तदाई तौर पर आपने देखा जो वाइट फ्लैग थे इंडियन जानिब से, धर्मसाल 1, धर्मसाल 2, चिड़ीकोट सेक्टर, ये बिल्कुल यहाँ पे LOC के दूसरी जानिब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके थे जहाँ से आपने वाइट फ्लैग देखे पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में। यहाँ पर आज हम आए हैं, जवानों से बात करेंगे, उनका हौसला और जज्बा जानेंगे। ऑन द अदर साइड अभी भी इंडिया से बहुत सारी बातें होती हैं कि जो ऑपरेशन संदूर है उसमें एक पॉज है। गीदड़ भपकी आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं कि दोबारा से हम इस तरह के कोई ना कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के लिए किस तरह यहाँ पर तैयार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, ये रावलाकोट बड़ा तारीखी मुकाम है। यहाँ अगर हम माजी भी देखें तो कश्मीरी यहाँ से जो हक़ खुद इरादियत है उनका, और यहाँ पर जो तहरीक आज़ादी है, यहाँ से खासे लोग यहाँ से कोशा रहे हैं। तो यहाँ की आबादी अफवाज पाकिस्तान के साथ इस पूरे टाइम पीरियड में खड़ी रही, शाना बशाना मौजूद रही। यहाँ पर 8 के करीब सिविलियन जो है कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। यहाँ जो सिविलियन आबादी है उनसे भी बात करेंगे, उनके हौसले और उनके जज्बे को भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कर्नल साहब? ठीक ठाक है। नाज़रीन, के हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद है, इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मार के हक 1 साल हो गया, वो 4 रोज़ा जंग दिमाग में आती है, सोच कर क्या आता है, किस तरह वो 4 दिन गुजरे आपके? कहने के तो ये 4 दिन थे, लेकिन ये हमारे मुल्क के लिए पूरी एक हिस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमने जो कुछ भी किया उसका आगाज़ अगर आप लें तो वो एक नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन था, जिसकी आड़ में दुश्मन ने अपनी साजिश के तहत हमारे मासूम शहरियों को, हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया और उनके ऊपर मिसाइल मारे। और जब हमारी आर्टिलरी की गन्स ने उनकी पोस्टों के ऊपर गोले बरसाना शुरू किए तो वो बुज़दिल दुश्मन जो हमारे मासूम शहरियों के ऊपर मिसाइल मार रहा था, जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो अपनी पोस्टों के ऊपर सफ़ेद झंडे लहराना शुरू कर दिए उसने। तो ये इस बात का सबूत है कि आप में हिम्मत है जो कि नहीं है, आप हमारे साथ लड़ें, हमारे मासूम शहरियों के ऊपर मिसाइल मत मारें। बिल्कुल। और जो सबसे पहले नाज़रीन जिन सेक्टर्स के अंदर इंडियंस जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर जो फ्लैग वाइट फ्लैग आपने देखे, ये बिल्कुल इसके दूसरी साइड पे जो इलाके हैं इंडियन ऑक्यूपाइड, वहाँ पर ये इन्हीं पोस्टों से यहाँ से फायर किया गया था। ये बताएं कि उधर कौन सा कितना नुकसान हुआ दुश्मन का, दूसरी साइड पर जो पोस्टें थी, और कौन से इलाके हैं जहाँ पर हमने खासा डैमेज किया? अच्छा, आपने बात की कि सफ़ेद झंडे लहराए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फार्मेशन ने पूरे इंटायर फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे वाइट फ्लैग जो है वो रेज़ किए। शायद उनके पास गिनती में थे ही इतने, उनके पास मौजूद नहीं थे, तो जितने मौजूद थे वो उन्होंने लहरा दिए। और बाकी जहाँ तक बात है कि उनका नुकसान कितना हुआ, मेरा ख्याल है इसके लिए आप उन्हीं से पूछें कि कितना नुकसान हुआ। हमारा काम है जवाबी कार्रवाई करके बदला लेना। सर ये बताएं, यहाँ से जो फायर हुआ कितनी रेंज थी आपके पास, जो आपके पास गन यहाँ पर मौजूद थी उसकी? पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो आर्टिलरी की गन्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो मिशन और एरिया के लिहाज से हम रेंज की सामने रखते हुए डिप्लॉयमेंट की जाती है। पाकिस्तान आर्मी के पास मुख्तलिफ रेंजेस के कैलिबर मौजूद हैं, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो पाकिस्तान आर्मी के हौसले की रेंज लामहदूद है। और इंशाल्लाह वो हम अपना जब भी वक्त आएगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मतलब कोई इंच ऐसा नहीं है बॉर्डर पर जिसको हम निशाना नहीं बना सकते अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इजीली हर जो चप्पा चप्पा उसको हम बासानी निशाना बना सकते हैं। उस टाइम पीरियड में जंग के दौरान जज्बा कैसा था? इसमें मैं ये कहूँगा कि जब मामला वतन के दिफा और उसकी मोहब्बत का हो और शहीदों के खून के जवाब का हो, तो हौसला और जज्बा फिर आसमान को छूता है। मेरा हर जवान जो है बदले की आग में था कि इन्होंने हमारे मासूम शहरियों को कैसे निशाना बना दिया, इन्होंने हमारे मासूम बच्चों को कैसे निशाना बनाया। तो मेरा हर जवान जो है वो उस टाइम पे भरपूर जज्बे में था, उसका मोराल बहुत हाई था। और इसका मुजाहरा हमने अपनी तोपों, जो हमारी आर्टिलरी की गन्स हैं, उसकी
जब फायर होता था वो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ इसका सबूत थी। ठीक है, घर बात होती थी फैमिली के साथ, बच्चे बात करते थे, फैमिली बात करती थी, ट्रूप्स अपने घर वालों से बात करते होंगे, घर वालों का जज्बा कैसा था, किस तरह के घर वाले पैगाम भेजते थे आप लोगों को? मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारी घर वाले भी जो ना फ़ौजी होते हैं। हाँ। और चाहे वो हमारी माँ हो या हमारे बीवी बच्चे हों, उनका हौसला भी हमारी तरह मजबूत होता है। और ख़ास तौर पे वालदा जो है उनके यही अल्फाज थे कि बेटा मुल्क का नाम रोशन करना, और इन्होंने हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया है, इनका बदला जब तक नहीं लेते वापस नहीं आना। और मुझे आज भी अपनी वालदा की वो अल्फाज याद हैं। और अगर मैं बात करूं कि लोकल्स का जज्बा कैसा था, बहुत पुरजोश थे। और हमारी जो गन पोजीशंस है इससे कुछ फासले के ऊपर वो नीचे आए और उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और वो बहुत पुरजोश थे। हमने उनको साथ ये कहा कि हम अभी ज़िंदा हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, हम इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे। और बहुत पुरजोश थे वो लोग। बिलाशुबा मादरे वतन की हिफाजत के लिए पूरी कौम जो है यकजा थी। अगर सब आगे चलते हैं, आपके जो ट्रूप्स हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका जज्बा किस नोयत का था। अच्छा, आजकल जो वॉरफेयर है इसके तकाजे ख़ास से बदल गए हैं। क्वाडकॉप्टर हमने देखे, ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा, इसको कह लें कि काउंटर करने के लिए किस तरह से यहाँ पर आपने तैयारी कर रखी थी ऑलरेडी? पाकिस्तान आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग में जिद्दत और इक्विपमेंट की मॉडर्नाइजेशन ये पाकिस्तान आर्मी की प्रायोरिटी में से एक है। और इसके ऊपर हमने मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। हमारी फार्मेशन इसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स ले चुकी है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या बाकी मामलात हों। दुश्मन किस भी वारफेयर से आए, नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का नाम दे, हाइब्रिड वारफेयर दे, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का नाम दे, जो मर्ज़ी जिस फ्रंट पे भी आए वो हमें हमेशा तैयार पाएगा। बिलाशुबा तैयारी हमने देखी भी मार्के हक के दौरान, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की नेवी हो और बल्कि अफवाज पाकिस्तान जिस भी डोमेन में थी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया और दुश्मन को खासा नुकसान पहुंचा। यहाँ पर ट्रूप्स हमारे साथ हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनका भी जज्बा जानते हैं। इन्हीं की जानिब से दुश्मन का जो तोप खाना था उसको खामोश करवाया गया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? रियाज नाम है सर। रियाज साहब किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं? मानसर से सर। जंग के दौरान जज्बा कैसा था? जज्बा आई था सर। आई था। घर वालों से बात होती थी, घर वाले क्या कहते थे? दोस्तों से बात होती थी, क्या मैसेजेस मिलते थे यहाँ पर? वालदा से सर बात होती थी, दोस्तों से होती थी। वो यही कहते थे कि मुल्क और कौम का दिफा करने, अपने शहीद भाइयों का बदला लेने। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? किस इलाके से हैं, क्या नाम है आपका? चित्राल से हूँ। अच्छा, चित्राल से हैं, माशाल्लाह जी। अच्छा, मकसद नाम है आपका, बड़ा यूनिक नाम है माशाल्लाह जैन आपका। अच्छा, मार के हक के दौरान किस तरह की तैयारी थी, किस तरह दुश्मन को हमने जवाब दिया, हौसला जज्बा कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत हौसला बहुत बुलंद था, तो हमने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और उनकी तोपें हमने खामोश कर दिए और वाइट फ्लैग रेस करने पर मजबूर हो गए दुश्मन हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महफूज साहब जी। नाज़रीन, ये है महफूज साहब जिनकी वजह से आप महफूज हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। ये अफवाज पाकिस्तान के वो सपूत हैं जिनकी वजह से जो दिनों रात आपकी हिफाजत के लिए आप बॉर्डर पर मौजूद होते हैं और आप एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं। किस इलाके से हैं? सर मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा, यहीं से है, माशाल्लाह। अच्छा, या आज़ाद कश्मीर किस जगह से? आज़ाद कश्मीर पलंदरी से। अच्छा, पलंदरी से। ओके, जंग के दौरान कैसा माहौल था, जज्बा कैसा था, जोश कैसा था? आप तो वैसे इस इलाके से हैं, क्रॉस बॉर्डर अक्सर टेररिज्म भी होती रही माजी में, उसके अलावा आप देखते रहे हैं कि फायरिंग भी की जाती रही है, सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया जाता रहा है। सर सबसे पहले जज्बा तो हमारा बहुत ज़्यादा हाई था। हमें अंदाज़ा था कि दुश्मन कोई ऐसी हरकत करेगा जिसका उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो हम ऑलरेडी तैयार बैठे हुए थे। तो जिस टाइम उसने ये घिनौनी हरकत की है तो उस टाइम हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा जज्बा बहुत हाई था और हमारी आवाम का जज्बा भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो जब फायर हो गया दूसरे दिन वो सिविलियन हमारे कुछ डिस्टेंस के ऊपर आ गए, फिर उन्होंने अपने मोहब्बत का इजहार किया। ये बड़ी इन्होंने अहम बात की, कश्मीरी जो है फौरी तौर पर बॉर्डर के पास है, अफवाज पाकिस्तान के पास है, शाना बशाना इस पूरे मार्का के दौरान खड़े रहे, गुलपाशी करते रहे, जो मिलिट्री की गाड़ियाँ जा रही थी उसके ऊपर गुलपाशी करते रहे, जज्बा बुलंद करते रहे फोर्सेस का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? किस इलाके से हैं? मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बलूचिस्तान से हैं? अच्छा, माशाल्लाह, कोयटा से हैं। जज्बा कैसा था मार के हक के दौरान? जिस तरह जज्बे की बात है, हमारा जज्बा हमेशा से बुलंद थे और बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
नाज़रीन अभी हम ज़रा आगे चलते हैं, गन पोजीशंस आपको दिखाते हैं जहां से फायर किया गया, जो पाकिस्तानी तोपखाना है, किस तरह से यहां से फायरिंग होती थी। करण साहब, एक तो थोड़ा फायरिंग के हवाले से भी बता दें, और सेकेंडली ये कहा जाता है कि जो ऑपरेशन संदूर जो है उसमें पॉज आया है, इसका पार्ट 2 आएगा। 1 साल मुकम्मल हो गया है, सफ़े मातम है भारत में, और इस तरह के बयानात आ रहे हैं उनकी लीडरशिप की जानिब से। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि दुश्मन इसको ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम दे, 3 का नाम दे, या ऑपरेशन सिंदूर 4 का नाम दे, ये गिनती उनकी हद तक तो ठीक है, हम हर वक्त तैयार हैं। और अगर दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की गई तो जवाब पहले से इतना सख्त आएगा कि दुश्मन गिनती भूल जाएगा। और इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं, और हर वक्त जवाब देने के लिए हमारे पास मौसर कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग और इक्विपमेंट बेहतरीन मौजूद रहती है। यहाँ पर ये हमारे साथ दिलदार साहब है मेरे साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा हौसला है, सबसे पहले ये बताएं। मोराल हमेशा हमारे जवानों का हाई होता है, और ख़ासकर मार के हक के बाद तो हमारा मोराल बिल्कुल आसमानों को छू रहा है। अभी भी माशाल्लाह वैसे ही है, बिल्कुल पहले से ज़्यादा। ऑन द अदर से हम देखते हैं ना, उधर से गीदड़ भपकियाँ अक्सर लगाई जाती हैं कि संदूर में भी पॉज है, आगे कुछ करना है, तैयार है माशाल्लाह। सर हम गीदड़ भपकियों के वाले फौजी नहीं हैं, हमारे जवान जो हैं वो प्रैक्टिकल नमूना बनाते हैं उनको, और आप इंशाल्लाह देखेंगे अगर वो दोबारा भी कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो इंशाल्लाह उनको पहले से ज़्यादा निस्तों न मतलब प्रैक्टिकल इस तरह के जब आपने फायर किया तो उधर से वाइट फ्लैग आ गए। सर ऐसे ही है। सर ऐसे ही। चलिए, क्या है हमारे पास यहाँ पे, कौन सा वेपन यहाँ पे आपने रखा, इसका कैलिबर क्या है, रेंज क्या है? सर ये हमारी गन पोजीशन है जिससे हम अपने आगे डिप्लॉयड इन्फेंट्री ट्रूप्स को डायरेक्ट फायर सपोर्ट देते हैं अटर्ली की। और सर हमारे पास यहाँ पे अटर्ली की गन्स हैं। मेरे साहब, किस तरह ये वर्क करती है, इसकी रेंज क्या है, तफसीलात बताएं इसके बारे में। सर ये हमारी अटर्ली गन्स जो हैं, इनका तरीक़ेकार ये है कि हमारे आगे बैठे होते हैं ऑब्जर्वर्स, अच्छा, जो कि हमारी बेसिकली आइज़ हैं, और वो हमें डेटा पास करते हैं हमारी कमांड पोस्ट में। वहाँ से गन की लैंग्वेज में वो डेटा टेक्निकल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद गन पे हमारे ये नंबर 1 जो जवान है वो डेटा लगाते हैं, और दुश्मन का कोई भी टारगेट जो हमें दिया जाता है वो हम प्रिसाइजली इससे एंगेज करते हैं। ठीक है। मार के हक के दौरान कितना नुकसान पहुंचाया उस साइड पे? सर नुकसान तो आपने देखा होगा सर, धर्मसाल 1 धर्मसाल 2 जो उनकी बड़ी फेमस पोस्ट थी, उन पे उन्होंने सफ़ेद झंडा लगाया था, और ये पोस्ट वो थी जो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे झंडा सर सबसे पहले इस पूरे AOR में यहीं पे लगा था सर। उसके अलावा तो फिर आपने देखा जी पूरा जो LOC है हर जगह आपको वाइट जो फ्लैग है दुश्मन की जानिब से नजर आए। अभी इसको जो ऑपरेट करना है, जरा ये बताएं जी किस तरह से ऑपरेट करेंगे ऑफिसर, हमें आकर जरा बताएं जी, समझाएं इसको कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है आपने। 2 3 4 0 2 3 4 0 सेट साइड 3 0 1 नंबर 4 लोड। सर ये हम आपको ड्रिल दिखा रहे हैं, इसमें हम लाइव राउंड यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी पीस बहाल हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा जंग का मौका बना तो इंशाल्लाह आप देखेंगे दोबारा सफेद झंडे दुश्मन की पोस्ट में दोबारा से इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए पीस ही रहे, पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है, लेकिन अगर से वहाँ की मुकारी होती है तो डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे। सर ये इंशाल्लाह इस बार दुश्मन की लास्ट अटेम्प्ट होगी, उसके बाद वो इस काबिल नहीं रहेगा। सर मार के हक के दौरान सर जज्बा कैसा था? यहीं पर पोस्ट पे मौजूद थे सर? बिल्कुल इसी पोस्ट पे थे, इसी जगह ही पे थे सर। तो जब जो ही हमें आर्डर मिला है फायर का, तो 7 की तारीख तकरीबन रात का टाइम था, तो हमारे पहले भी हम इंशाल्लाह पहले भी रेडी रहते हैं और इंशाल्लाह अभी भी रेडी हैं, और दुश्मन को मुंह तोड़ कर जवाब देंगे सर, और इंशाल्लाह अभी हम फुल तैयार हैं सर। एक दफ़ा वो आंख खोले तो हम उसकी आंख बंद करके निकाल के रखेंगे बाहर सर उसकी। अच्छा भाई साहब, एक हम बात कर रहे थे कि पहले 4 घंटे बताया जाता है कि इस सेक्टर से जब आप लोगों ने यहाँ से जवाब दिया, जब शुरू हुआ पूरा मामला, 4 घंटे तक वहाँ से जवाब ही कोई नहीं आया। सर स्टार्ट में फायर हुआ था, फायर उनका आया था, उन्होंने हमारे सिविलियंस को इंगेज करने की कोशिश की, और जब हमने फायर शुरू किया, जिस तरह ये मेरा जवान बता भी रहा था कि हमें बेशक नज़र नहीं आता लेकिन हमें सुनाई देता है, जब हम यहाँ से फायर करते हैं तो उनका जवाब बंद हो जाता है, वो अपने मोर्चों में छुप जाते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे राउंड्स उनकी पोस्ट हिट करेंगे, और वही हमने इस आपने धर्मसाल 1 और धर्मसाल 2 की सूरत में देखा था सर। सर जी बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग यूं ही डटे रहें, अपना काम यहाँ पे जो है करते रहें। नाज़रीन अभी कुछ आगे चलते हैं, मज़ीद भी यहाँ पर कुछ जो है पोस्टें हैं वहाँ पर भी जाते हैं, या जो सोल्जर्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान
नाज़िम, मार के हक के दौरान हमने देखा है जंग के डायनामिक्स है वो खासे तब्दील होते चले जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के वेपन्स आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म की जो टेक्नोलॉजी है जो माजी में नहीं हुआ करती थी, इस बार उसका भी इस्तेमाल देखा गया। क्वाडकॉप्टर और इसके साथ साथ जो ड्रोन्स थे वो इस जंग में ख़ास से इस्तेमाल हुए, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक कह लें कि एक पूरा मोर्चा बना हुआ है। इसके ऊपर एक गन इंस्टॉल की गई है। इधर ऊपर चलते हैं और ये आपको दिखाते हैं किस तरह वर्क करती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैप्टन साहब? ठीक ठाक। कैप्टन साहब ये बताएं कि ये जो वेपन यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, क्वाडकॉप्टर इस जंग के दौरान खास से इस्तेमाल हुए, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो वेपन आप देख रहे हैं इट इज़ MG। तो अगर कोई भी क्वाडकॉप्टर या कोई भी एरियल थ्रेट आएगा तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये इंगेज करेंगे उसको। इसकी रेंज कितनी है, कितनी दूर तक ये जाकर हिट कर सकता है? इसकी रेंज एरियल टारगेट्स को हिट करने के लिए है ताकि ये एरियल टारगेट्स को इफेक्टिवली इंगेज कर सके और गन पोजीशन सेफ रख सके। एरियल टारगेट जो लो एल्टीट्यूड पे जो फ्लाई करते हुए आ रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक क्वाडकॉप्टर है, ड्रोन है, हेलिस को भी निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल, अभी ये हेलिस को भी निशाना बना सकता है। आपने देखा होगा कि अब जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है क्वाडकॉप्टर्स, और उसकी इफेक्टिव एंगेजमेंट के लिए हम लोगों ने थ्रू आउट आवर गन पोजीशन हमने इसको डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, क्वाडकॉप्टर की आप बात कर रहे हैं, जंग के दौरान हमने बहुत सारे क्वाडकॉप्टर गिराए भी, उनसे डेटा जो है वो भी निकाला, देखा उसमें क्या कुछ था? बिल्कुल, एनिमी और हम लोग जो एनिमी जो है वो हमेशा सर्वेलेंस के लिए अपने क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है, और जब भी हमारी गन पोजीशन पे इस तरह का कोई भी क्वाडकॉप्टर आया है तो हमने उसको इफेक्टिवली इंगेज किया है और उससे हमें काफ़ी ज़रूरी मवाद मिला है। बल्कि नाज़रीन ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ खुद बताता चलता हूँ कि जनाब जंग के दौरान जो इंडियन साइड से जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से जो क्वाडकॉप्टर यहाँ पर आए, जब उनको डिस्ट्रॉय किया गया तो उनमें से बहुत सारा डेटा इस तरह का निकला कि जो हमने डैमेजेस किए थे, जो हमारे तोपखाने ने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया था, उसकी फुटेजेस वो खुद लेकर आ रहा था। उसने पाकिस्तानियों को आके खुद से गिफ्ट की कि जनाब आपने इतना हमें वहाँ नुकसान पहुँचा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी हमने उनका कोई क्वाडकॉप्टर गिराया है उससे हमें बहुत ज़्यादा डेटा मिला है, बहुत ज़्यादा डेटा मिला। ठीक है, ये है डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑन द अदर साइड कुछ इस तरह का भी एयरफोर्स के पास और जो इन्फेंट्री है उसके पास इंस्ट्रूमेंट आलात हैं जो उसको न्यूट्रलाइज़ करके आराम से उसको नीचे उतार लेते हैं, फिर उसमें जितना डेटा होता है वो निकाल लिया जाता है, उसका फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके साथ साथ जो कुछ इस तरह के भी ड्रोन थे जिनके साथ कुछ ना कुछ धमाका के मवाद भी मौजूद था, वो भी इसके ज़रिए डिस्ट्रॉय किया गया। इसकी जो रेंज आप ज़रा देखें कि खासी इसकी रेंज है, और ये जनाब 360 किसी भी जानिब से कुछ भी आएगा तो उसको बासानी नीचे गिराने की अहलियत रखता है। अहमद ये बताएं, मार के हक के दौरान हौसला कैसा था, जज्बा कैसा था? हौसला हमेशा हमारा बुलंद रहता है। मैं 3rd जनरेशन हूँ इस आर्मी में, मेरे दादा अबू मेरे वाले साहब इसी फ़ौज में सर्व करते रहे हैं, तो इस मुल्क की हिफाजत करना मेरे खून के अंदर है। और मार के हक के दौरान जब हमने अपने सिविलियंस पे इंगेजमेंट देखी तो उसके बाद हम सबको उसका जवाबी कार्रवाई करने की गुस्सा आया और हमने उनको इफेक्टिवली इंगेज किया। नाज़रीन, अभी हमने ट्रूप से बात की, गन पोजीशंस आपको दिखाई, ये वो गन पोजीशंस हैं जहां से फायर हुआ और इस फायर की वजह से न्यू दिल्ली लर्ज कर रह गया था। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अफवाज पाकिस्तान की ट्रेनिंग किस तरह से जारी है वो आपको दिखाएंगे। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने आपको तोपखाना दिखाया, किस तरह हमने भारतीय फ़ौज की तोपें जो हैं वो खामोश कराई। ऑन द अदर साइड जो पीस टाइम है उसमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पार से कीडर भपके अभी भी दी जाती हैं कि पॉज 2 होना है, ऑपरेशन संदूर जो वो पॉज है उसका जो फेज़ 2 होगा, दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई अग्रेशन होगा, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग किस तरह फोर्सेस कर रही होती है यहाँ पर, ये आपको दिखा देते हैं। कर्नल साहब वंस अगेन कैसे हैं आप? ठीक हैं? ट्रेनिंग बड़ी अहमियत रखती है सर, किस तरह सोल्जर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? पाकिस्तान आर्मी के अंदर ट्रेनिंग जो है वो हमारी डेली लाइफ की एक बेसिक एलिमेंट है। और हमारे दिन का आगाज़ जो है वो सूरज तुलू होने से पहले हो जाता है। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल और मेंटल ट्रेनिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपने इक्विपमेंट की, जो हमारी गन्स हैं, जो बाकी इक्विपमेंट है, हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है डे टाइम पे, और यही ट्रेनिंग फिर हम रात के टाइम पे गैप के साथ नाइट फाइट के लिए भी हम अपने ट्रूप्स को ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हमारे रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग भी फॉर्मेशन की तरफ से चल रहे होते हैं,
यूनिट लेवल ट्रेनिंग चल रही होती है। तो ये हमारा एक डेली एक्टिविटी। ठीक है, छोटा वेपन चलाना एक सोल्जर के लिए कितना ज़रूरी होता है? चैलेंजेस जो है डिफरेंट नौइयत के होते हैं यहाँ पर, तो छोटे वेपन की अहमियत कितनी होती है जब यहाँ पर आप लोग डिप्लॉयड होते हैं? उसमें ये है कि जितने भी ज़मीनी ख़तरात होते हैं कि अगर एनी दुश्मन जो है आपका वो ज़मीनी अप्रोच को अपनाते हुए अगर वो आपकी गन पोजीशन की तरफ आता है तो उसके लिए हमने अपनी प्रॉपर रिएक्शन फोर्स तैयार की होती है ताकि उसका हम रिस्पांस दे सकें। तो उसके लिए हम अपने ट्रूप्स को स्मॉल आर्म फायर की ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो वक्त आने पे अच्छा फायर कर सकें। ठीक है, क्विक रिस्पांस फोर्स भी होती है और सारी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रखा जाता है कि अगर दुश्मन कहीं से पेनिट्रेट कर रहा है तो उसको आके सामने से इनकाउंटर किया जा सकता है। यहाँ पर जो अफसरान जो पूरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वासिफ साहब, आप ठीक हैं? किस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं उनको? जो हमारे ट्रूप्स होते हैं, ये सबसे पहले जो ट्रेनिंग होती है हमारी एनुअल कंप्लीट साल हमारी चलती रहती है और इसमें जो है ये मंथ वाइज भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हमारे पास जो होते हैं ये स्मॉल आर्म फायरिंग वेपन्स होते हैं जिसमें हम अपने ट्रूप्स को प्रॉपर वेपन हैंडलिंग और उनको ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से उनको तैयार करते हैं। और पूरा साल ये ट्रेनिंग जो है जारी रहती है, मतलब गाए बगाए? ये पूरा साल बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग जारी रहती है ताकि जो इनका वेपन हैंडलिंग है उस पर प्रॉपर इनका जो मयार है वो पूरा ये लोग उतर सकें इसके ऊपर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, ट्रेनिंग किस तरह कराते हैं यहाँ जो नौजवान हैं, सोल्जर्स हैं? मैं अभी आपको जो है ना वो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इनको जो है ना G3 स्मॉल आर्म से जो है वो ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है। ये लड़का जो है वो आपको डेमो देगा और सारे उसके बारे में आपको जो है वो एक्टिविटी में आपको बताऊँगा। आए जी, आए नाज़रीन, दिखाते हैं आपको कि किस तरह ये गन यहाँ पर जो है चलाते हैं, किस तरह इनको सिखाया जाता है। डिटेल टू द फायरिंग पॉइंट, एडवांस डिटेल पोजीशन, सेट करें अपना वेपन, इश्यू एमिनिशन। नाज़रीन, ये आपने अफवाज पाकिस्तान की ट्रेनिंग का मुजाहरा आपने देखा। एक तरफ से गीदड़ भपकिया है, ऑन द अदर साइड ये ट्रेनिंग है। आप देख रहे हैं किस तरह जफाकशी के साथ यहाँ पर अफवाज अपनी ट्रेनिंग सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया में कई अगर आप देखें जो इंटरनेशनल मुकाबले भी हुए हैं तो अफवाज पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है और ऑन द अदर साइड जो ट्रेनिंग है हमारी वो शायद किसी से भी कम नहीं है। सबसे बेहतर ट्रेनिंग अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो करते हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरह इन्होंने निशाने लगाए। जी अस्सलाम वालेकुम, पोजीशन लेके बैठे हुए हैं? जी जी सर। अच्छा, निशाना कितना एक्यूरेटली लगा जाकर? इंशाल्लाह मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की माइनाज यूनिट से है। अच्छा, और इसका नारा है स्पीड इन एक्यूरेसी। पूरी कौम को आप पे नाज है। जब ट्रेनिंग करते हैं जोश, जज्बा, वलवला कितना होता है, माइंड में क्या होता है उस टाइम? ये सब कुछ एक स्पिरिट की बात है। मैं दुश्मन को ये इस आपके प्लेटफॉर्म से दुश्मन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जंग फौज और हथियार से नहीं लड़े जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जज्बा होना चाहिए और जज्बा और जज्बा ईमान होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हम सब जो है शहादत के जज्बे से सरशार है और इन अल्लाह के फजल से हमारा दुश्मन इस चीज़ से महरूम है। तो इस वजह से उसकी जो शिकस्त का जो मेन वजह है, हालांकि उनके पास वेपन और फौज सब कुछ हमसे एडवांस है लेकिन उसके पास सिर्फ जज्बे की ज़रूरत, जज्बा नहीं था और जज्बे की कमी थी। और बीइंग अ मुस्लिम हम शहादत के लिए तैयार है, इस वजह से हम हर मैदान में कामयाब होंगे। बड़ी अच्छी बात की है, जज्बा ईमान बड़ा ज़रूरी है और जो अफवाज पाकिस्तान के पास मौजूद है ऑन द अदर साइड इंडियन आर्मी एक बड़ी आर्मी है, हमसे उसका साइज़ कई गुना बड़ा है लेकिन किसी भी मार्के में जब आते हैं तो अफवाज पाकिस्तान को मुकाबला नहीं कर पाती। तो एक और नौजवान इनसे बात करते हैं। आप भी अपना निशाना लगा कर बैठे हैं, निशाना क्या है, क्या नज़र आ रहा है सामने? सामने मुझे बहारत दुश्मन नज़र आ रहा है। ठीक है, एक्यूरेटली जाके निशाना लगेगा? जी बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि हम निशाना बिल्कुल एक्यूरेट लगाएं। और वो आपने देखा मार के हक में बिल्कुल एक्यूरेट जाके आपके निशाने लग रहे थे। जोश, जज्बा, वलवला ट्रेनिंग के दौरान कितना होता है? जी ट्रेनिंग हमें बहुत ज़्यादा जोश व वलवला और हिम्मत देती है क्योंकि हम जो मैदान अमन में हम जो सीखते हैं वो ही हमें मैदान जंग में साबित कदम रखती है। ठीक है, ये जी अफवाज पाकिस्तान के जवान आप देखें किस तरह साबित कदम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो इनका एम है वो है शूट टू किल। किल किसको करना है? दुश्मन को करना है। अगर वो हमारी जो मुकद्दस सरजमीन है उसकी जानिब अपने नापाक अज़ाइम जो है लेकर आएगा, नापाक आँख से देखेगा तो उसको जनाब इस तरह हमने शूट टू किल करना है। ये ट्रेनिंग हो रही है, आगे चलते हैं मज़ीद जो ट्रेनिंग है वो भी आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन कहते हैं साउंड बॉडी हैव अ साउंड माइंड। तो फिज़िकल जब तक आप फिट नहीं होंगे तो शायद आप उस तरह से ना सोच पाएंगे, ना उस तरह से आप रिएक्ट कर पाएंगे, ना उस तरह से एक्ट कर पाएंगे। तो फ़ौज पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी ज़रूरी है और ट्रेनिंग जो है आलमी सतह पर उसको बड़ा एडमायर किया जाता है। दुनिया में जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन इस तरह होते हैं जब फ़ौज पाकिस्तान सफ़े अव्वल की फोर्सेस में आकर ठहरती हैं। ट्रेनिंग असॉल्ट कोर्स लाजमी हिस्सा है। ये टेरेन जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ा दुश्वार गुजार ये इलाका है। इधर भी इस तरह का पूरा जो फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं ताकि जो सोल्जर्स हैं उनको फिज़िकली उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखा जा सके। अमूमन जहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉयड होती है ट्रेन खासा मुश्किल होता है। इस मुश्किल ट्रेन में भी पूरी कोशिश की जाती है कि जो सोल्जर हैं फिज़िकली काफ़ी वो एक्टिव रहें, उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बेहतर रहे। तो इसके लिए असॉल्ट कोर्स जो है बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इसका पूरा जो है ट्रैक है, यहाँ पर जो है ये प्रॉपर ट्रेनिंग जो है ये करवाई जाती है। तो तमाम जितने सोल्जर्स हैं उनके लिए ये भी लाजमी करार दी जाती है। अभी प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चलेंगे सिविलियन आबादी, क्योंकि मार्के हक के दौरान हमने देखा कि 25 करोड़ जो पाकिस्तानी थे फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हुए थे। ख़ुसूसन जो एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो आवाम थी वो डिफरेंट पोस्टों पर भी आई, फ़ौज पाकिस्तान पर गुलपाशी भी करते रही, नारे भी लगाते रहे, उनका जज्बा उनका मुराल जो है वो बुलंद करते रहे। उस टाइम पीरियड में जंग के दौरान 4 रोज़ा मार्के हक में सिविलियन लोग क्या सोच रहे थे, उन्होंने जंग को कैसे देखा, उन्होंने जंग में फ़ौज पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस उसको कैसा पाया, उनसे जानते हैं। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सिविलियन आबादी जो है इंडिया की जानिब से उसको निशाना बनाया गया था। जिस इलाके में हम मौजूद है यहाँ पर मौजूद तौर पर बताया जाता है कि 8 के करीब जो है सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जंग के मौका पर थ्रू आउट मार्का हक के दौरान इनका जोश जज्बा वलवला कितना था और किस तरह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम बहुत अरसे हमारे भाई यहाँ के रहने वाले। तो जंग के दौरान क्या देखा आपने? जंग के दौरान जो है ना यहाँ पर जब इंडिया आर्मी ने गोलाबारी शुरू की तो पहले 10-15 मिनट के बाद हमारी जो तोपखाना था आर्टिलरी उन्होंने वापस जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उनकी तोपें खामोश हो गई और इधर उन्होंने शहरी आबादी पर गोलाबारी मारने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए चूँकि हमारे फ़ौज की बेहतरीन हिकमत अमली थी कि उनकी तोपें खामोश हो गई। सिविलियन लोगों का जज्बा इतना था कि वो चाहते थे कि हम भी जाएं फ़ौज के साथ लड़ने के लिए। लेकिन जब हम लोग जो हमारे मज़ीन थे जवान थे वो जब पोस्टों पर गए तो फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज ने कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, हम ही काफ़ी हैं उनके लिए। फ़ौज ने बरतरी हासिल की, उनकी तोपें खामोश हो गई तो हमारे सिविलियन लोगों ने शहर में जुलूस निकाला, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे, फ़ौज ये हमारी है, हम फ़ौज के हैं। आप बताएं जी, मार्के हक आप डेफिनेटली यही मौजूद होंगे, क्या देखा आंखों से, जज्बा जोश कैसा था? मार्का हक के बारे में उस टाइम मैं दुबई में मौजूद था। अच्छा, आप दुबई में थे, ठीक है। लेकिन मेरी फैमिली जो है वो यहाँ पे थी और मतलब मैंने यहाँ से शादी की हुई है, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैं आर्मी की वजह से वहाँ पे सुकून की नींद सो रहा था, ठीक है, कि घर वाले महफूज हैं पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज है, घर वाले महफूज हैं। ओके। मेरी जो है वो छोटी बच्ची थी और मेरी मिस थी यहाँ पे, बहुत परेशान था उस टाइम। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि उस टाइम मैं आर्मी की वजह से दुबई में सुकून के साथ सो रहा था। बस ये मतलब ये माइंड में था कि मुहाफिज हमारे मौजूद हैं, पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, हमारी फैमिलीज यहाँ पे प्रॉपर महफूज थी, ठीक है। आज क्या फील कर रहे हैं? आज भी उधर से जनाब बड़ी गीदर भपकियाँ दोबारा पास टू दोबारा करेंगे? मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, आज भी हमने रात से भी सुना है लेकिन मुझे रोना आ रहा है उस टाइम का वो याद करके जब मैं दुबई में मौजूद था और मेरी फैमिली यहाँ पे थी। चले तो अल्लाह मियां आप लोगों के हौसले इसी तरह बुलंद रखे। थैंक यू सो मच। आप बताएं बुजुर्गों, आपने माजी में भी देखा अक्सर LOC की खिलाफ वर्जी की जाती रही है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है इंडिया की जानब से। मार्के हक के मौका पर भी यही सब कुछ देखा कि पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान के साथ हालात जो हैं कशीदा किए गए और फिर पाकिस्तान पर अटैक किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये इशू बना तो हम इधर ही थे, हम इधर ही थे, हमारा कोई आदमी यहाँ से भाग के नहीं गया है, बल्कि हमने ये कहा कि जो हमारी पाक फ़ौज है इधर हम नज़दीक तरीन उनके क्वार्टर भी हैं, तो हमने ये कहा कि इंशाअल्लाह हम इधर ही रहेंगे। जब हम सोए होते हैं तो हमारी फ़ौज जो है वो मौजू पे जागती है, वो हमारी हिफाजत करती है, हमारे घरों की करती है,
हमारी अमला की करती है दिगर, तो फिर हम यहाँ से कहीं नहीं गए। हमने कहा कि हम भी उधर चलेंगे। वैसे थे कश्मीरी, क्या मैसेज देंगे उसको जो दुश्मन है? हम ये देते हैं कि फ़र्ज करें कि अभी भी वो कह रहे अब साल पूरा हो गया है ना, तो ज़रूरत नहीं हो रही है उनको, उनको ज़रूरत नहीं हो रही है। हमारी फ़ौज, हमारे ये जो आर्मी ऑफिसर साहिबान हैं जो ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं, वो हम ये कहते हैं कि हमें अल्लाह की मदद और फतह और नुसरत हासिल होगी, और हम कभी भी जो है ना उनसे डर के जो ना अपना ये मुल्क छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बिलाशुबा। चलें जी, ये आपने नाज़रीन सुन लिया, ये इनके हौसले किस तरह बुलंद हैं और किस तरह मार के हक़ को बयान कर रहे हैं कि उस पूरे टाइम पीरियड में क्या हुआ, अफवाज के साथ शाना बशाने लोग खड़े रहे हैं। और अभी इनका ये कहना है कि माजी में भी कभी इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की इंडिया ने तो उसको मुँह की खाना पड़ी। दोबारा फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस टाइम जिस तरह हमने जवाब दिया मार के हक़ में, वो दोबारा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। करेंगे तो पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की पूरी जो कौम है वो तैयार करिए। अभी मार्केट में चलते हैं, मार्केट में जाकर लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, कश्मीर का खूबसूरत बाज़ार है, यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ पूछे, कैसे भाई आप ठीक हैं, क्या करते हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ फिनटेक बुश यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप बीटेक कर रहे हैं। और ये बताएं कि मार के हक़ के दौरान क्या जज्बात थे उस टाइम, आप कहाँ थे? जंग देखी, मिज़ल्स आ रहे थे, पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया? बिल्कुल, मैं उस टाइम अपने घर में था कश्मीर में, और अकॉर्डिंग सबसे पहले जो कोठरी में अटैक हुआ था तो मेरे चाचू भी उधर ही थे और लॉट ऑफ प्रॉब्लम वो उधर से आए सीधा हमारे घर की तरफ। और एयरफोर्स जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। अच्छा, अभी भी वहाँ से अक्सर बात होती है कि एक बार दोबारा से ऑपरेशन संदूर किया जाएगा, दोबारा अटैक होगा पाकिस्तान पर। एक बात बताऊँ, उनका जो मीडिया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कोई उनका क्राइटेरिया बिल्कुल बेकार है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो एक किस्म के मैं कहता हूँ लाए झूठ बोलते रहे। वो तो मार के हक़ में नजर आया। नाज़रीन, इंडियन मीडिया जो है वो तो विद इन इंडिया अब उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, विद इन इंडिया उसको कहते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उस टाइम पीरियड में जो इंडियन मीडिया भी यूज़ हुआ, लाहौर की पोर्ट और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उन्होंने चला दी, लेकिन बाद में जो बैकलैश आया, खासी क्रिटिसिज्म और जो इंडियन मीडिया उसकी क्रेडिबिलिटी मार के हक़ के दौरान बिल्कुल जीरो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जंग जब हुई कहाँ पर थे आप? हम इधर ही थे। पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया इंडिया को, उसमें क्या कहते हैं? इसमें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने, हम तो पाकिस्तान आर्मी को सलूट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दिया, और हम जीते भी जंग, और उनको नुकसान भी पहुंचाया। उस टाइम आपका जज्बा कैसा था? क्योंकि डिफरेंट मिज़ल्स जो है पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में आके गिर रहे थे, ड्रोन्स आ रहे थे, एक पैनिक इंडिया ने फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी कौम मुत्तहद रही। जी, मुत्तहिद रही और इजी रही, रिलैक्स रही, और ये मतलब आर्मी के साथ थे सब। और जो है तो यानी पाकिस्तानी कौम का जज्बा भी, और फिर मुसलमान भी हैं हम, जहाँ हिंदू के साथ जंग होगी वहाँ पे इंशाअल्लाह जज्बा ईमान भी था ना, बिलाशुबा। अस्सलाम वालेकुम जी, जंग लगी थी पिछले साल, कहाँ थे आप, क्या देखा जंग के टाइम में? पाकिस्तान ने सही जवाब दिया इंडिया को? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त काम दिखाया है इंडिया को, सही हो गया। इंडिया का नाम ही याद करवाई है, और क्या करवाई। मैंने तो लाइव देखा है ना, सीधी जो बात है। अच्छा, तकरीबन ये मेरे आंखों के सामने का वाक़या है। इसी जगह पे एक जहाज़ आया है पाकिस्तान एयरफोर्स का, ठीक है, उसने जो है ना मेरे सामने से उसने जो ना मिसाइल शूट की है, और जो मसले ने उस इंडियन जो राफेल नीचे गिरे। अच्छा, ये मेरी आंखों देखा हाल था, क्योंकि उस टाइम में बहुत मतलब सिक साहिल था, बहुत ज़्यादा बीमार था, और रात को मैं जो है ना अक्सर जो है ना मैं बाहर चला जाता था ठंडी हवा लगाने के लिए। तो मैंने देखा है तकरीबन 12 मेरे ख्याल में यही कोई 12-1-2 बजे का टाइम था। तो मिसाइल जब शूट किया ना उसने, बिल्कुल पहले एक मिसाइल शूट किया, फिर दूसरा मिसाइल फायर किया। अच्छा, 2 मिसाइल मेरे सामने फायर में, इस चीज़ का मैं आंखों देखा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ का। ठीक है, ये BVR मिसाइल से जनाब पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए PL-15 नाम भी याद है नौजवान को, जो है ना, ये सारी जितनी भी हमने वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रॉय की, और जो अपना हमने वेपन यूज़ किया, GF-17 थंडर था, J-10C था, PL-15 है, वहाँ पे S-400 हमने डिस्ट्रॉय किया, राफेल हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, जंग के दौरान किधर थे? मैं यहीं पे था। अच्छा, पाकिस्तान की कामयाबी क्या कहते हैं? पाकिस्तान की कामयाबी है जी, बड़ी बात है जी, तो हम जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। हमने देखा जब ये पूरा मामला था तो आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट जो है मार्केट्स के अंदर लोग सड़कों पे निकले आए पाक फौज के हक में नारेबाजी की, तो इसी तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे जी, जब तक जो है ना कुछ फैसला होता है इंडिया का। कश्मीर हमने लेने हैं, कश्मीर हमारा है, तो इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। हार भी पहनाए? हार भी पहनाए अपने आर्मी को, फूलों के हार पहनाए। फूलों के। अच्छा,
और काम दिखाया है, इंडिया को नाम ईजाद करवाई है पाकिस्तान ने। आज के बाद इंडिया तो नहीं देखेगा, दोबारा हिम्मत नहीं होगी। नानी याद आ गई है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये देखें ये लोगों का जोश और जज्बा है। 1 साल मुकम्मल हो गया है मार्का हक को, और अभी भी लोगों के माइंड में तमाम जो मेमोरीज़ हैं वो उसी तरह मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मार्का हक का 1 साल पूरा हो गया, पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से भारत को जवाब दिया था। उस टाइम आप किधर थे, जज्बा कैसा था कौम का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है वो 1 साल के बाद फिर अवाम के पास तशरीफ़ लाए। सर हम तो इधर अपने घर में ही थे, और इंडिया ने पाकिस्तान पे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो जारियत की थी उस वक़्त, और इंडिया जो हमारा एक बुज़दिल दुश्मन है और हमेशा से वो पाकिस्तान पे रात अंधेरे में हमला करता है, पूरी आलमी दुनिया इसको जानती है। जबकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का जो आलमी दुनिया के अंदर एक इमेज है वो बिल्कुल एक यूनिक और उम्दा है, और इस दफ़ा भी था। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जब उसकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुई तो उसके ज़िमन में जब उसको पहले आके मीडिया पे आलमी दुनिया को बताया कि ये इंडिया इस तरीके से ये फॉल्स फ्लैग है, 10 मिनट में FIR हो जाती है, FIR हो जाती है, किसी के पूरी दुनिया पे अपना मौक़िफ़ पहले शो किया कि हम एक महज़ब कौम है और हमारा दीन ये हमें मैसेज देता है। और उसके बाद उन्होंने वार्न किया कि जब हम इंडिया को जो जवाब देंगे तो वो पूरी दुनिया उसको देखेगी, और जवाब हम जो है वो ओपन देंगे। फिर अल्लाह का शुक्र है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने मुसल्लह अफवाज के साथ अपना वो करके तो फिर इंडिया पे जब हमला किया, पूरी आवाम उनकी पुश्त पे थी। अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की, पूरी कौम को फ़तह नसीब की, अफवाज पाकिस्तान को फ़तह नसीब की, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरे आलम इस्लाम को फ़तह नसीब की। आप बताइए, दोबारा क्या भारत जुर्रत कर सकता है पाकिस्तान पे हमला करने? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा हमला करेगा। जिस तरह पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडिया के साथ जहाज़ गिराए, वो जुर्रत नहीं कर सकता है कि वो दोबारा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला करे। और हम पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह वो दोबारा बुज़दिल दुश्मन हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकता और जुर्रत भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, मार्के हक के दौरान जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है और पाकिस्तानी कौम का जज्बा आज भी उसी तरह कायम व दायम है। भारत की जानिब से आए रोज़ डिफरेंट नौईद के बयान आते हैं। आज हमने आपको दिखाया कि अफवाज की तैयारी किस तरह है, ऑन द अदर साइड पाकिस्तानी कौम किस तरह डिटरमेंट है कि दोबारा भी ऑपरेशन संदूर इस तरह का कुछ मामला करने की कोशिश की गई तो उससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। ऑन द अदर साइड हमने देखा कि मार्के हक के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है वो बिल्कुल बदल कर रह गई है। दुनिया आज पाकिस्तान को दुनिया में अमन का एक कहने के दाई करार दे रही है, और ऑन द अदर साइड इंडिया आइसोलेशन का शिकार नज़र आता है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।